नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम सीबीएसई की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक बसंत से कक्षा 6 का पार्ट 6 पार नजर के देखते हैं। और पार नजर के एक वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग चैप्टर है, एक बच्चे की कहानी है इसमें, और इसे मंगलयान के बारे में बताया गया है। चलिए हम देखते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए भी इस रास्ते से होते हुए मनाही थी, क्योंकि एक सुरंगनुमा रास्ता था, सुरंग से निकलता था। लेकिन छोटू के ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा है कि तुमसे तुम उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। पापा को काम पर जाना होता है, यानी उसकी ये जो रोज वार्तालाप होता था, बातचीत होती थी छोटू की माँ और छोटू के बीच होती थी। एक छोटा बच्चा है, उसके डैडी साइंटिस्ट हैं, तो उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने से मनाही थी। चलिए आगे देखते हैं। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी का पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे ही बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ होता था, जैसे एटीएम में होता है। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया और अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा और उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने दूसरे छोटू की तस्वीर खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इसकी तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़कर चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर छोटू की मां इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। यानी डैडी को, फिर भी डैडी ने उसको बचा लिया। पापा ने छोटू को बचा लिया। छोटू, जहां मैं काम करता हूं न वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, वहां आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ, और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म की जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने से हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था कि जब मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा और किसी तरह जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद सब मरने लगे। एक परिवर्तन की जड़ में सूरज में हुआ परिवर्तन, जिससे सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इसी तत्वों से जीवों का पोषण होता है। और सूरज में जो परिवर्तन का जो बदलाव हुआ,
और यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने से यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया है। अपनी टेक्नोलॉजी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर जमीन के ऊपर नीचे अपना घर बना लिया और इन विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति और सूरज की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते हुए आते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही चीजें जानेंगे कि यंत्रों के सहारे हम यहाँ पर जमीन के नीचे जी रहे हैं और यंत्र भी सुचारू रूप से चला रहे हैं। बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो भी मैं यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए आपको खूब पढ़ना होगा। पापा और माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। यह बताने के लिए यहाँ पर कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था। ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा। कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। ये धरती की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। चलिए, अंतरिक्ष यान तो नहीं। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है कि आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? अब उसके डैडी इस सोच में डूब चुके थे। अब यहाँ पर छोटू फिर एक हरकत करता है। आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो काश, यानी वहां पर ऑक्सीजन मिल जाए, नए मेहमानों को नजदीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ से आ रहा होगा तब तो संभव होगा कि देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है कि एक अंतरिक्ष यान को देख रहे हैं कि एक अंतरिक्ष यान आ रहा है, ठीक है। अंतरिक्ष यान मिसाइल। एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन माने देखना, उसको देखना जारी रखा, ठीक है। साइंटिस्ट क्या करते हैं? स्क्रीन पर देखते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं। तो आगे चलते हैं। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को, ये देखिए मिसाइल के लिए कह रहा हूं ना मैं, अंतरिक्ष यान यानी मिसाइल को कहते हैं अंतरिक्ष यान, राइट। मगर इसमें हमें कोई जानकारी नहीं थी। अंतरिक्ष यान को बेकार करना, जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार करने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 बात तो सही लगती है। अब नंबर 2 वैज्ञानिक बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय है हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी हमें सिर्फ देखते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमने अपने अस्तित्व छिपाए के ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़ा सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हम यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी ना हो कि जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। यानी ये मीटिंग की बात हो रही है, जो मीटिंग की बात भी लेखक ने लिखी है। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। मीटिंग की बात इसमें लिखी गई है।
जो वैज्ञानिकों की जो मीटिंग होती है। अब कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, यानी फोन को उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान जो क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था, कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा? छोटू ने बताया, अभी नहीं बता सकता, दूर से उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमें अवलोकन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए एक अंतरिक्ष यान है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। हम अंतरिक्ष यान से यांत्रिक बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। अंतरिक्ष यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था, छोटू का। देखो छोटू कहाँ ध्यान रख रहा है। सब कहाँ पर देख रहे हैं? सब इस कंसोल पैनल को, सब इधर देख रहे हैं अंतरिक्ष यान को। और ये जो छोटू है जिसके बारे में लिखा गया, ये सिर्फ क्या देख रहा है? ये एक ओनली रेड कलर का कंसोल पैनल देख रहा है और ये गलती से इसी को दबा देगा। सिवा छोटू का सारा ध्यान कहां पर है? कंसोल पैनल पर है। कंसोल का एक बटन दबने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और लाल लाल बटन को उसने बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। बच्चे को अच्छा लग रहा था। अब छोटा बच्चा है, सहसा खतरे की घंटी बजी। उसने निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू की तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई और यंत्र बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आपको जानकारी दे दूं बच्चों कि नासा के जो सबसे बड़े हमारे साइंटिस्ट हैं वे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। वे नासा के या इसरो के डायरेक्टर भी रहे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे और इसीलिए उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, अर्जुन ये मिसाइलें बनाई और उनको नाम दिए अग्नि, अर्जुन, पृथ्वी। इस तरह से उन्होंने अपनी मिसाइलों के नाम दिए। और आपको बता दूं, पहला आपका अंतरिक्ष यान साइकिल पर लेकर के जाया गया था, क्योंकि उस समय जहां पर उसको प्रयोग करना था वहां पर उसकी सुविधा नहीं थी। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो चलिए बच्चों और देखते हैं। नासा के तकनीशियन भी इस बारे में जांच कर रहे हैं। यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास आज भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा कि नासा के टेक्नीशियन को रिमोट कंट्रोल के सारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का कार्य आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी का अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखा गया और मराठी में लिखा उन्होंने और हिंदी में अनुवाद किया है रेखादेश पांडे जी ने। तो चलिए अब हम इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर भी देखते हैं। इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बाकी के क्वेश्चंस अधिकतर मैं जो मेन क्वेश्चंस है सभी लिखवाता हूं, परंतु इसमें ओनली 6 क्वेश्चंस हैं और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं कहानी से आगे दीपम साल्वी, ये इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो ये ओनली बातें कही गई हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं हम। चलिए और इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, ये हमारे टेक्नीशियन के बारे में बता दिया गया कि जिन्होंने लिखा है ये जयंत विष्णु नार्लिकर हैं और एक मराठी लेखाकार हैं और इसको हिंदी अनुवाद किया है रेखा देश पांडे जी ने। चलिए बच्चों, अब हम एनसीईआरटी हिंदी की बुक बसंत से कक्षा 6 का पार्ट 6
जयंत विष्णु नार्लिकर जी द्वारा लिखा पार नजर के देखते हैं। इनका जन्म जुलाई 1938 को हुआ। जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे और मां संस्कृत की विदुषी थी, यानी संस्कृत की जानकार थी, संस्कृत की एक ज्ञाता थी, जानकार, व्याख्यान। नार्लिकर की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और वहां पर उन्होंने, अगर देखा जाए तो उन्होंने वहां पर कैम्ब्रिज की गणित की उपाधि ली और खगोल शास्त्र, खगोल भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। पाठ का सारांश है, पार नजर के कहानी के लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। वे विज्ञान तथा साहित्य के महान लेखक हैं। बच्चों, यह कहानी विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक कथा है। ये कल्पना है, इसमें एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर जंतुओं के सारे जीवन बिताना पड़ेगा। यह सब आप में रोमांचकारी और विस्मय से पूर्ण एक कल्पना है। अगर सूरज ऊर्जा देना बंद कर दे तो क्या होगा? जंतुओं के सारे ही जीवन बिताना पड़ेगा। मछलियों को मार करके ही आदमी खाया करेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की वजह से तो सारी खेती होती है। अगर सूरज ही ना हो तो खेती कैसे होगी? उसका ताप कैसे होगा? तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें देखिए ये कल्पना की गई है कि ये अंतरिक्ष यान है। अगर हम मंगल पर भी खोज कर लें तो हमारे पास एक ऐसा साधन हो जाएगा कि पृथ्वी पर अगर कोई परेशानी हमें लगती है तो मंगलयान पर भी जीवित रह सकते हैं। तो इसलिए मंगल की खोज की गई है। परंतु ये देखिए जितने भी साइंटिस्ट होते हैं सिर्फ अपना फोकस करते हैं मंगलयान ग्रह पर जो इनकी ओर आ रहा है, परंतु छोटू का ध्यान है बच्चों को कभी भी इस तरह से ऐसा हरकत नहीं करनी चाहिए। ये हमारा भौगोलिक विज्ञान है, वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है और दुनिया में कौन कौन से ग्रह हैं, इसलिए मैंने इसको चुना है। ठीक है, ये पीपीटी है। कहानी के अनुसार अंतरिक्ष यान वाइकिंग को पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने भेजा और पृथ्वी के वैज्ञानिक पता लगाना चाहते थे कि क्या पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है। वैज्ञानिक जानते थे कि मंगल ग्रह पर काफी समानताएं हैं, पृथ्वी और मंगल ग्रह पर काफी समानताएं हैं। वे अंतरिक्ष यान भेजकर मंगल ग्रह की मिट्टी लाना चाहते थे, उस मिट्टी का विश्लेषण करना चाहते थे ताकि वे खोज कर सके कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं या नहीं हैं। आइए बच्चों, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स को भी देखते हैं, प्रश्न अभ्यास देखते हैं। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। भूमिगत यानी जो भूमि के अंदर ही बने हुए घर, उनको हम भूमिगत घर कहते हैं। मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था, यानी मंगल ग्रह पर, ये कल्पना है। ठीक है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। छोटू को फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, वहां पर सिर्फ साइंटिस्ट ही जा सकते थे, क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ जमीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? छोटू जब कंट्रोल रूम गया तो सब लोग मंगल पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे और जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था तो उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वह स्वयं को रोक न सका और बटन दबाने की हरकत कर दी। तो बच्चों, कभी भी हमें बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, इस कहानी में के अनुसार
मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था या वह सब कैसे नष्ट हो गया, इसे लिखते हैं। मंगल ग्रह पर पहले आम जीवन हुआ करता था, परंतु सूरज में हुए इसी परिवर्तन के कारण वहां के वातावरण में बदलाव आने लगा और इसी तरह प्रकृति में भी बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव उसी बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहां का सारा जनजीवन व्यस्त हो गया और कुछ भी ना बच सका। पहले कहते हैं ना लोग मंगल ग्रह से आया है, तो ये सब काल्पनिक घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? अंतरिक्ष यान को नासा यानी नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ने भेजा था ताकि वे मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके और पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके, भेज सके। अब लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो साइंटिस्टों ने बात बताई थी मीटिंग के दौरान, उनके कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? नंबर 1 के अनुसार यानों को नष्ट करना समझदारी नहीं थी, क्योंकि इससे उन यानों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता था। उसके अनुसार ये यान जीव रहित यान थे, जिससे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं था। इसी बात का समर्थन करते हुए नंबर 2 के अनुसार अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता तो उनके अस्तित्व को क्या हो सकता था? खतरा हो सकता था। और दूसरा समर्थन के अनुसार देखा जाए, दूसरे ने कहा कि सिर्फ अवलोकन करते रहिए। आपकी तरफ क्या आ रहा है? आपकी तरफ एक यान आ रहा है, आप सिर्फ पहले ने कहा कि उसको समाप्त कर देना चाहिए जिससे हमारे ग्रह को कोई खतरा ना हो, दूसरे ने कहा कि इसको सिर्फ देखते रहना चाहिए। क्या बताओ, अगली बार बहुत बड़ा भेजे, भलाई थी। कुछ इसी तरह नंबर 3 के अनुसार क्या है कि कुछ नंबर 3 के अनुसार कुछ ऐसे प्रबंध करने आवश्यक थे कि जिनको क्या है, उनके अस्तित्व को छिपाने में सहायक हो, ताकि उन्हें यहां कुछ भी प्राप्त न हो सके। तो बच्चों, यह आपका चैप्टर पूर्ण होता है। अब आप इसे अपनी हिंदी नोटबुक में बसंत की नोट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों, हमारे नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आप अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।